Good morning everyone. Today we will continue second chapter of economics. इसमें हम बेटा 5 ईयर प्लान के बारे में कर रहे थे. ठीक है, 5 ईयर प्लान में हमने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कर लिए थे. तो आज हम करेंगे शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, बट आर शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव ये वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो टाइम के साथ साथ बदलते रहते हैं. ठीक है, समय की मांग के अनुसार बदलते रहते हैं और ये थोड़े समय में पूरे किए जा सकते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं. जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी तब देश के समूह खाद्यान्नों के सामने है वो खाद्यान्न की समस्या खड़ी थी. जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के सामने क्या मुख्य समस्या थी कि लोगों को खाने का सामान, गेहूं, चावल ये उपलब्ध करवाना. ठीक है, तो उस टाइम का जो ऑब्जेक्टिव था वो उसके हिसाब से रखा गया क्योंकि 47 में हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था. 51 में है वो 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गई थी. ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना. ठीक है, ये डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसमें वृद्धि करना. और इससे उत्साहित होकर जो प्लानर्स थे उन्होंने अपना ध्यान कृषि से हटाकर उद्योग पर भी केंद्रित किया था. उसके बाद जो सेकंड 5 ईयर प्लान थी उसमें था उद्योगों को बढ़ावा देना. ठीक है, इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा डेवलप करना. और जो इसी तरह से थर्ड थी उसमें फिर था कि खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना. ठीक है, कि हमें बाहर से अनाज ना मंगवाना पड़े. हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें बाहर से खाद्यान्न मंगवाना पड़े. हमारे जो खाद्यान्न की समस्या है वो हमारे देश में ही हल होनी चाहिए. हम आत्मनिर्भर होने चाहिए. फोर्थ 5 ईयर प्लान में था कीमत स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी और मानव शक्ति के पूर्ण उपयोग. मानव शक्ति है वो उसका पूर्ण उपयोग हो, कोई भी व्यक्ति है वो बेरोजगार ना रहे. ठीक है, और सब व्यक्तियों को रोजगार मिल जाए और साथ में कीमतें भी ना बढ़े. ऐसे 5 ईयर और 6 ईयर उसमें था निर्धनता का उन्मूलन करना. ठीक है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी को बिल्कुल खत्म कर देना. अगर देखो पूर्ण रोजगार हो जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो रोजगार में वृद्धि होने से निर्धनता है वो अपने आप खत्म हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद है 7वीं योजना में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना. ठीक है, कि रोजगार के अवसर है वो बढ़ने चाहिए. और 8वीं योजना में पूर्ण रोजगार, वही फुल एम्प्लॉयमेंट और शिक्षा को विश्वव्यापक बनाना कि सभी व्यक्ति है वो शिक्षित होने चाहिए. ठीक है, अब हमारे देश में अनपढ़ लोग हैं वो काफ़ी कम परसेंटेज है उनकी. सभी व्यक्ति हैं लगभग पढ़े लिखे हैं. मतलब गांव में कुछ % लोग हैं जो अनपढ़ हैं. लेकिन जब 1947 में हमारे देश में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो क्या थी? अनपढ़ थी. तो धीरे धीरे शिक्षा के स्तर को बढ़ाया गया है. और 10वीं में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, कि लाइफ स्टैंडर्ड है वो बढ़ाना. तो इस तरह से हर योजना में अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं. अब देखो ये पूरा चार्ट है आपके सामने कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो कब स्टार्ट हुई, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था. सेकंड 5 ईयर प्लान है वो कब स्टार्ट हुई और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था. ठीक है, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 1 अप्रैल टू 1951. ठीक है, और ये चली थी 31 मार्च 1956 तक. ठीक है, इसमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको बढ़ाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था. ऐसे जो सेकंड 5 ईयर प्लान थी वो थी 1 अप्रैल 1956 को ये स्टार्ट हुई थी और ये चली थी 31 मार्च 1961. थर्ड फिर 1 अप्रैल 1961 टू 31 मार्च 1966. तो इस तरह से. और फिर ये 3 1 वर्षीय योजनाएं चली थी, 1 साल की योजनाएं. किसी वजह से 5 ईयर प्लान है वो नहीं बन पाई थी. तो चौथी योजना है वो 69 से लेकर 74 तक चली थी. 5वीं योजना है फिर वो 74 से 79 तक चली थी. अब देखो ये 66 है और ये 74 है. तो इसके बीच में 3 1 वर्षीय योजनाएं आई थी और अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो समाप्त हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं. अब 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है. ठीक है, अब है प्लानिंग इन इंडिया इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. भारतीय नियोजन एक व्यापक नियोजन. भारत में नियोजन एक व्यापक नियोजन कहलाता है कि
क्योंकि इसका ध्यान केवल आर्थिक समृद्धि और विकास पर ही केंद्रित नहीं है, अपितु यह सामाजिक वृद्धि और विकास पर भी केंद्रित है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव रखे जाते हैं, समाज में वृद्धि की जाती है, विकास किया जाता है। तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जो 5 ईयर प्लान होती हैं वो काफी हद तक इम्पोर्टेंट होती है। अब इसमें कंपैरिजन किया हुआ है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परसुएड अंडर प्लानिंग टिल 1991। 1991 से पूर्व नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई आर्थिक नीतियों की विशेषताएं कि देखो 1951 से लेकर 1991, ठीक है, और फिर 91 से लेकर अब तक का 2 हिस्सों में बांटा हुआ है पूरी पंचवर्षीय योजनाओं को। तो जो 91 की जो 91 से जो पहले पंचवर्षीय योजनाएं थी उनकी अलग विशेषताएं थी, 91 के बाद जो बनी उनकी अलग अलग विशेषताएं थी। ठीक है, आर्थिक नीतियों की विशेषताओं का अध्ययन 2 अलग अलग उसमें किया गया है। इस भाग में आर्थिक नीतियों देखो जो 1951 से लेकर और 1991 तक आर्थिक नीतियां बनी थी, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी कुछ, ठीक है, एक 56 में बनी थी, एक 1991 में बनी थी। ठीक है, उन जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी उस टाइम उसका भी पंचवर्षीय योजनाओं पर प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो इसलिए हमने 91 और उसके बाद की 2 हिस्सों में बांट दिया उसको। तो 91 की अवधि के बीच आर्थिक नीतियों की विशेषताएं हैं, इसके जो फीचर्स हैं या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। सबसे पहले हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर या सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक भरोसा। उस टाइम पे 91 से पहले जो कुछ किया गया सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र मैंने आपको बताया था बेटा कि सार्वजनिक क्षेत्र वो होता है जिसमें गवर्नमेंट का सारा होल्ड होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का प्रॉफिट होता है, गवर्नमेंट का लॉस होता है, गवर्नमेंट पैसा लगाती है, सब कुछ गवर्नमेंट का होता है। और सेकंड होता है प्राइवेट सेक्टर जिसमें निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। ठीक है, वो अपना पैसा लगाते हैं, लॉस या प्रॉफिट उनका होता है। तो जो 91 से पहले की जितनी भी योजनाएं थी उसमें पब्लिक सेक्टर है उस पर ज्यादा भरोसा किया गया था, उसको ऊपर उठाने की कोशिश की गई थी, जैसे बिजली, सड़कें, ठीक है, रिसर्च, इरिगेशन, इन पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। और निजी क्षेत्र को पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने में कोई रुचि भी नहीं थी। गवर्नमेंट ने है वो पिछड़े जो गांव थे वहां पर उद्योग स्थापित किए और निजी क्षेत्र वहां पर उनको ये लगता था कि प्रॉफिट तो है नहीं यहाँ पर, तो वो अपना उद्योग है वो स्थापित भी नहीं करना चाहते थे। तो 91 से पहले है वो सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया गया था। सेकंड है निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इसका बहुत कम विकास हुआ था, बहुत सार्वजनिक क्षेत्र का है वो ज्यादा विकास हुआ था और निजी क्षेत्र का ना के बराबर विकास हुआ था। 1948 के अनुसार अधिकतर उद्योगों को अपनी स्थापना के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। गवर्नमेंट ने हर निजी व्यक्ति के लिए जरूरी कर दिया था कि अगर कोई ऐसा करना चाहता है कि अपना उद्योग खोलना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा वो नहीं हुआ था विकास। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। छोटे पैमाने के उद्योगों को संरक्षण दिया गया और बड़े पैमाने के उद्योगों का नियमन किया गया। जो लघु और कुटीर उद्योग होते हैं जो छोटे पैमाने पर चलाए जाते हैं, कम पूंजी द्वारा चलाए जाते हैं, 1991 से पहले उन उद्योगों को ज्यादा महत्व दिया गया था। ठीक है, ताकि वो उद्योग ऊपर उठे और जो गरीब व्यक्ति है वो भी अमीर हो सके। फिर है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। सामरिक महत्व के भारी उद्योगों का विकास किया गया था, जैसे बिजली का उत्पादन है, इंजीनियरिंग उद्योग है, लोहा और इस्पात उद्योग है, इनको ज्यादा महत्व दिया गया था 1991 से पहले। बचत और निवेश में वृद्धि की गई थी। ठीक है, लोगों को ये प्रोत्साहित किया गया था कि आप बचत करो, बचत को अपने बैंकों में डालो। ठीक है, और इससे आपको भी फायदा होगा। और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं का विकास किया गया था, बैंक है वो गांवों में ज्यादा खोले गए थे। फिर है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, कि फॉरेन कंपटीशन है वो कम हो जाए, हम अपने देश में ही सब कुछ बनाएं, हमें बाहर से कुछ मंगवाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो कंपटीशन भी नहीं होगा, अगर हम अपने देश में सब कुछ बना लेंगे तो हमें बाहर से क्यों मंगवाना पड़ेगा। तो ये चीज भी उस टाइम की गई थी। फिर है निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब है कि एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना,
एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना, मतलब अपने देश से चीज़ें बनाकर दूसरे देशों को निर्यात करना। और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं उनको अपने देश में बनाना, ताकि हमें बाहर से कोई चीज़ मंगवानी ना पड़े। किसी भी देश के लिए निर्यात होता है वो अच्छा जो निर्यात होता है वो अच्छा होता है और आयात करना उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो निर्यात को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। और विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। विदेशी पूंजी को नियंत्रित करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट लगा दिए गए थे कि बाहर से हमें ज़्यादा पूंजी ना लेनी पड़े, उस पर काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा कर दिया गया था ताकि लोग बाहर से पूंजी उधार ना ले विदेशों से। सेंट्रलाइज प्लानिंग, समृद्धि और विकास के कार्यक्रम राज्य स्तर पर अवधारणा के अनुरूप थे। विकास के उद्देश्य और उन्हें प्राप्त करने वाले साधनों में कोई विरोध नहीं था। पूरी तरह से सेंट्रलाइज था, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के अंडर था ये। ऐसा कोई नहीं था कि पंचवर्षीय योजनाओं का कोई भी विरोध करता, ठीक है। तो पूरी तन्मयता के साथ इसको किया गया था। तो ये बेटा आपके इसके नोट्स बना लेना और साथ इसको लर्न कर लेना।